नमस्कार। मैं संकल्प फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वेबिनार को शुरू करने के पहले हमारे एनजीओ के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बात रखना चाहूँगा। हमारा एनजीओ संकल्प फाउंडेशन नाम से पिछले 13 सालों से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में काम कर रहा है। हमारे एनजीओ का जो मेन प्रिंसिपल है, गो टू विलेज, चलो देहाती, और महात्मा गांधी जी का इस तत्व से हम काम करते हैं। और दूसरा, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस, इनके आदर्श जो है शिव भावे जीव सेवा। अ, तो उस प्रिंसिपल से हमारा एनजीओ पिछले 13 सालों से काम कर रहा है। पिछले 13 सालों में हमें जो सोसाइटी की सर्विस देने में मौका मिला है, तो उससे हमें बहुत खुशी महसूस होती है। हमारा एनजीओ रूरल डेवलपमेंट, वाटर कंजर्वेशन वर्क, इसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट और वुमेन्स एम्पावरमेंट, ऐसे अलग अलग विषयों के ऊपर हमारा एनजीओ काम करता है। पिछले 13 सालों में हमने जो कुछ कार्य किया है, उसका एक छोटा सा वीडियो हम यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। माना अगम गाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सुजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। कोरोना समय जब हमारी सारी फिजिकल एक्टिविटी बंद थी, तो हमने अगस्त 2020 में ऑनलाइन वेबिनार सीरीज शुरू किया, जिसके टॉपिक रिलेटेड टू आवर प्रिंसिपल ऑफ एनजीओ, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जैसे कि योगिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मिलेट्स फार्मिंग, ताकि किसानों को और जो ग्रामीण देहातों में रहते हैं, उन सभी को उसका फायदा हो सके। इसके अलावा तब बहुत सारे लोगों को स्क्रीन टाइमिंग बढ़ गया था, यूजिंग ऑफ स्क्रीन टाइमिंग, जैसे मोबाइल का स्क्रीन हो, कंप्यूटर का, टीवी का स्क्रीन, तो उसके ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए। उसके लिए हमने एक एक्टिविटी बेस 2 वर्कशॉप फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स लिए थे, ताकि लोगों को एक अच्छा उसमें से मार्ग मिल सके। इसके अलावा हमारे जो पूजनीय छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, भगवान गौतम बुद्ध,
इनके चरित्र के ऊपर भी हमने वेबिनार सीरीज ली, ताकि लोगों तक उनका जो भी चरित्र है उससे क्या फायदा हो सके ये पहुंचाने की हमने कोशिश की। इसके अलावा विश्व शांति हो, वाटर सिक्योरिटी, वुमेन्स हेल्थ, ऐसे अलग अलग इशू के ऊपर हमने वेबिनार लिया। ये सब करते हुए ऐसे लग रहा था कि हमें ऐसी कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए जिसमें संवाद हो। तो हमने बहुत सारे लोगों से चर्चा की और हमारे प्रमुख जो मेंटर है भावनाताई विस्पुत है, इनके साथ चर्चा करने के बाद हमने तय किया कि हम संवाद सारथी ये वेबिनार सीरीज शुरू करते हैं। इसका मुख्य मकसद जो भी डिफरेंट लेबल विकलांग लोग हैं उनका चरित्र, उनके साथ जो भी उनका चरित्र है उनसे वो सुनना और लोगों तक पहुंचाना। इसका ये मकसद था कि जैसे कि जो डिफरेंटली चैलेंज लोग हैं उनको हर रोज अपना लाइफ जीते हुए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो अपने जीवन में जो भी कमियां है वो कैसे ढूंढ के उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, अपने लाइफ का बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो जब जीते हैं। जैसे कि जब एजुकेशन फील्ड है या फिर सोसाइटी में, करियर में, फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, जब वो एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो वहाँ पर उनका जो भी खुद को कैसे वो स्टैंड करते, सेट करते, सिद्ध करते हैं कि वी आर नॉट डिफरेंटली एबल्ड बट हम कुछ कर सकते हैं। तो वो कैसे अपने आप को ये चैलेंज लेकर ये ऑब्स्टेकल के पार पर जाकर वो अपने आप को सिद्ध करते हैं। और आज तक जितने भी महानुभाव यहाँ पर आए वो उनके क्षेत्र में मास्टर ब्लास्टर है। और हमें हर बार जो भी महानुभाव आते हैं उनसे नई चीज सुनने को मिलती है, सीखने को मिलती है और ऑनलाइन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का मौका मिलता है। आज आज हम 183 वेबिनार में हैं। आ, आज तक ये बताने में खुशी होगी कि महाराष्ट्र के 36 में से 30 से भी ज्यादा जिलों के महानुभाव आ चुके हैं। इसके अलावा कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, अ, दिल्ली, गोवा, अ, राजस्थान, गुजरात, ऐसे अलग अलग राज्यों से लोग जुड़े हैं। उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, और उनका जो भी विषय है वो हमारे साथ जो भी लाइफ जर्नी है शेयर किया है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए सभी महानुभावों का जो यहाँ पर जुड़े हैं, उनका स्वागत करता हूं, श्रोताओं का। और आज के जो हमारे वक्ता है नेहा जी, उनका परिचय करने के लिए मैं मोनिका मैम को रिक्वेस्ट करता हूँ। हेलो। हाँ बोलिए मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, मोनिका मैम। भी आ रही है। हाँ अभी आ रही है। सभी को नमस्ते। संवाद सारथी पुष्प 183 संकल्प फाउंडेशन सामने द्वारा आयोजित संवाद सारथी वेब संवाद श्रृंखला के 183 में पुष्प में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस विशेष सत्र में हमारे साथ छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर निवासी तथा फाउंडर डायरेक्टर सिकल केयर फाउंडेशन छत्तीसगढ़ माननीय नेहाजी काशी वर्मा जी हमारे साथ यहाँ उपस्थित है। उन्होंने अपने दिव्यांगत्व और चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हुए स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। मैं उनका जीवन परिचय आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। जो हमारे स्पीकर है नेहा वर्मा जी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिकल सेल डिसेबिलिटी 64%, फाउंडर डायरेक्टर सिकल केयर फाउंडेशन छत्तीसगढ़। उन्हें बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। उनकी हॉबी है रीडिंग, राइटिंग। उन्होंने एजुकेशन में
Master in Population Science, International Institute of Population Science, Mumbai, Maharashtra. PGD was postgraduate diploma in Water Sanitation and Hygiene, Tata Institute of Social Science, Turzapur, Maharashtra. M.Com Master of Commerce, PT, Ravishankar Shukla University, Raipur, CG. B.Com Bachelor of Commerce, PT, Ravishankar Shukla University, रायपुर CG. उन्होंने स्किल भी आत्मसात किए हैं, जैसे MS ऑफिस, कैनवा, टैली, कम्युनिकेशन स्किल, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, वाटर बजटिंग, कंटेंट राइटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव, टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एनालाइज, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया हैंडलिंग. उन्होंने अनेक क्षेत्र में अपना योगदान दिया है. उनका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ. जनवरी 2017 से मार्च 2017 असिस्टेंट अकाउंटेंट अग्रवाल एंड बोथरा, CA फॉर्म, रायपुर, छत्तीसगढ़. मई 2018 मार्च 2020 तक असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर वेन हार्ट वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड. सितंबर 2020 दिसंबर 2022 तक कम्युनिटी मैनेजर, हेल्थ केयर नेटवर्क, रायपुर, छत्तीसगढ़. जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एसोसिएट, इकोवेरियर इंडिया, ULB, तेलंगाना. जनवरी 2024 अगस्त 2024 डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर. अगस्त 2024 2025 तक कंसल्टेंट स्वच्छ भारत मिशन. सितंबर 2025 जनवरी 2026 कंसल्टेंट स्वच्छ भारत मिशन 2.0 ब्रेन अबाव इन्फोसॉल प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गुजरात. अप्रैल 2026 से अब तक कंसल्टेंट पेशेंट एडवोकेट मेंटोर, छत्तीसगढ़, पेन प्लस इरिटेटिंग प्रोजेक्ट पार्ट टाइम. तो इस अवसर पर माननीय नेहाजी काशी वर्मा जी सिक्कल सेल बीमारी के साथ नेहा का सुंदर और प्रेरणादायी जीवन पर इस विषय पर वो अपने अनुभव और प्रेरक विचार हमारे साथ साझा करेंगे. तो आइए हम सभी संकल्प फाउंडेशन के संवाद सारथी वेब संवाद कार्यक्रम में सहभागी हों और जीवन की चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा नेहा जी से लेते हुए उनसे ऊर्जा प्राप्त करें. तो मैं नेहा जी से विनती करती हूँ कि वो अपना जीवन परिचय हम सबके साथ साझा करें. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका मैम और अशोक सर, आप लोगों ने बहुत शॉर्ट में मेरा काफी अच्छा परिचय दिया मेरे प्रोफाइल के बारे में. तो मेरा नाम नेहा वर्मा है, जैसे कि मैम ने बताया, और मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ. और मैं सिकल सेल एक वॉरियर भी हूँ. तो सिकल सेल के साथ मेरी लाइफ शुरू होती है जब पता चला मुझे, जब मैं 9 साल की थी. तो तब मुझे पहला पेन आया. तो फिर जाके काफी सारे टेस्ट हुए, काफी दिन लग गए, काफी महीने लग गए, तब जाके पता चला कि मुझे सिकल सेल डायग्नोस हुआ. तो फिर फाइनली उस टाइम पे यही होता था कि आपको डायग्नोस होता था कोई भी डिजीज, तो स्टिग्मा बहुत ज्यादा था. तो बचपन से जो स्टिग्मा आज तक की एज में जो मैंने देखा है, आज मैं वो सभी कुछ आप सभी से शेयर करूंगी. तो एक एक करके हम बिल्कुल आगे बढ़ते हैं. तो जैसे कि मेरे बचपन के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो बचपन मुश्किल था, क्योंकि तब हम ज्यादा कुछ समझते नहीं हैं. और कोई समझाए तो भी हमको ये लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इतने साल अच्छे
थे, फिर अचानक से ऐसा कोई बीमारी हो गया जो आपके साथ जिंदगी भर रहने वाला है। तो ये वो स्टेट होता है जब एक छोटे बच्चे को तो बिल्कुल ना समझ आए, बट फिर भी जैसे जैसे बड़े हुए हमने देखा कि सिकल सेल में जैसे कि दर्द होते हैं, आप ज्यादा खेल नहीं सकते, आप बाहर का कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो ये धीरे धीरे बढ़ते हुए समझ आया जब बार बार गलती किए और दर्द में आने लगे, इंजेक्शंस लगते थे, हॉस्पिटलाइजेशंस होते थे। तो धीरे धीरे मैंने समझा कि अच्छा सिकल सेल डिजीज ऐसा है, मतलब ये जो सिकलिन बोलते हैं हम एक फॉर्मल लैंग्वेज में, वो ऐसा होता है और उसके ये प्रारूप है। और ये सबसे ये चीज जो जेनेटिक ये होती है, तो इसके बारे में हमें किसी ने कभी नहीं बताया था। ये काफी लेट मुझे पता चला कि ये जेनेटिक होता है और मुझे पेरेंट्स से मिला है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल नॉर्मल थे, क्योंकि वो एएस थे, सिकल सेल ट्रेट। तो उसके वजह से तो फिर बचपन ऐसा निकला, थोड़ा बहुत समझने लगी मैं अपने हेल्थ को और फिर आगे बढ़ी। पढ़ाई मेरी चलती रही। स्कूल्स में ऐसे होता था कि आप स्कूल जा रहे हो, कभी भी दर्द होने लगता था तो कॉल जाता था घर पे कि आपकी बेटी की ऐसी तबीयत ठीक नहीं है, आप आ जाइए, इनको ले जाइए। तो ये सिलसिला चलता रहा बचपन में। देन फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि एक टाइम आया कि आप एग्जाम्स के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने लगे। तो एग्जाम के टाइम पे ऐसा प्रॉब्लम होता था तो मैं सिर्फ एग्जाम दिलाने ही स्कूल जाती थी, फिर क्लासेस नहीं अटेंड कर पाती थी और फिर वापस आती थी। तो फिर बाद में ऐसा हुआ कि उस टाइम पे टीचर्स को भी उतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं था। इवन हम आज की डेट भी देखें तो आज भी सिर्फ गूगल तक और कॉपी किताब तक ही लोगों को जानकारी है इस डिसीज के बारे में। तो ऐसा होता था कि टीचर्स हमें घर में जाने नहीं देते थे। वो कहते थे कि आप बहाना कर रहे हो, आपको घर जाना है, आपको छुट्टी चाहिए, क्योंकि दर्द तो दिखता नहीं है। दर्द तो हमें महसूस होता था कि कितना है, कैसा है। हम रो भी पड़ते थे, फिर भी उनको लगता था नहीं ये घर जाने के लिए रो रही। तो ऐसा रहा बचपन, फिर धीरे धीरे निकला वो वक्त, निकला गुजरा। उसके बाद फिर मेरा जब स्कूल के टाइम पे हाई स्कूल में आई तो समझ आया कि नहीं, मुझे अपना हेल्थ खुद ही मैनेज करना है। और तब तक मेरे पास सिर्फ एक ही दवाई था जो बैकअप था, कि फॉलिक एसिड आपको जिंदगी भर लेना है, मिर्च मसाले नहीं खाने हैं, बिल्कुल सादा भोजन करना है। और जड़ी बूटी, जैसे आप सबको पता होगा कि सिकल सेल का उस टाइम पे बाबा बैगा यही सब देखते थे, कि जो भी जड़ी बूटी या कोई छाल या कोई माला, यही सब होता था उस टाइम पे। तो यही सब मिलता था मुझे भी। काढ़ा पीना पड़ता था, कितना भी कड़वा रहे, वॉमिटिंग हो जाती थी फिर भी। कभी कभी तो वो भस्म वगैरह भी खाना पड़ता था, कि कहीं से भी कोई भी बोल देता था कि आपकी बेटी ठीक हो सकती है, यहाँ से जाके ये वाली चीज खा के वो ठीक हो सकती है, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो वो चलता रहा, साइड बाय साइड मेरी स्कूलिंग चल रही थी, साइड बाय साइड ये सारे मेडिकेशंस चल रहे थे। उसके बाद फिर डॉक्टर्स का यही था उस टाइम पे, हम कभी भी दर्द की वजह से एडमिट होते थे तो वह यही बोलते थे, दर्द का इंजेक्शन लग जाता था, दर्द का बॉटल लग जाता था। उनका साफ कहना था कि इसका कोई दवाई नहीं है, ये ऐसा ही रहेंगे जिंदगी भर, दर्द में परेशान रहेंगे और फॉलिक एसिड लेना है लाइफ टाइम, बस इतना ही। और दर्द होने पे बॉटल चढ़ाना है, यही चलता था उस टाइम पे। फिर धीरे धीरे स्कूल के बाद फिर मैंने स्पोर्ट्स वगैरह में शुरू में पार्टिसिपेट करने लगी थी, बट देन फिर धीरे धीरे मैंने वो कम कर दिया, क्योंकि जब मैं 13 साल की हुई तो मुझे एवीएन डायग्नोस हुआ था। एवीएन का मतलब होता है कि आपको कोई भी जॉइंट में वो बोन का खराब हो जाना। तो ये डायग्नोस हुआ मुझे 13 साल की उम्र में। इसके बाद फिर ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही चलने में बहुत परेशानी होने लगी, कि चलते थे तो दर्द होता था और सोने में दर्द होता था, आप एक करवट लेके नहीं सो पाते थे। मुझे ये प्रॉब्लम राइट हिप में हुआ था। हिप जॉइंट आप समझते हो, कमर का जो जॉइंट होता है, पैर और कमर का जो मेन जॉइंट वाली जो बोन होती है, वो उसका रप्चर होना या उसका खराब हो जाना, इसको हम एवीएन कहते हैं। तो ऐसा था। उसके बाद फिर चलने में दिक्कत होने लगी, रोजमर्रा की लाइफ में स्कूल आने में दिक्कत होती थी। मेरा क्लासरूम थर्ड फ्लोर पे रहता था, तो सीढ़ी चढ़ के जाने में दिक्कत होती थी। ऐसा
छोटी छोटी तकलीफें काफी कुछ देखे मैंने। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उसका भी कोई इलाज नहीं है। एवीएन के लिए डॉक्टर यही बोलते थे कि आप अभी 13 साल के हो, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बट इसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि आप जब 21-22 साल के हो जाते हो तो आपको एक सर्जरी करवानी पड़ेगी, मतलब हिप जॉइंट का रिप्लेसमेंट। ये कह के फिर मुझे कह दिया था कि इसका भी कोई इलाज नहीं है, आपको दर्द होने पे दवाई लेनी है दर्द की, और बस वही चलेगा आपके लिए। एक टाइम ऐसा हुआ कि मुझे बार बार दर्द होने लगा था। फिर उस टाइम मैं 11th-12th में थी। तो बार बार दर्द होने से फिर मेरे यहाँ पे एक एमडी डॉक्टर थे, काफी फेमस है वो सर, अभी काफी बुजुर्ग हो गए हैं। तो उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे एमडी देखे तो बेस्ट था। तो वो मुझे हाई पावर की मेडिसिन देने लगे कि टैबलेट्स धीरे धीरे कम काम करने लगी। बच्चों से हम एडल्ट हुए तो टैबलेट्स बढ़ने लगे, टैबलेट्स के पावर बढ़ने लगे। उसके बाद धीरे से ये हुआ कि उन्होंने फिर इंजेक्शन्स देने स्टार्ट किए कि इनको बार बार पेन आ रही है तो हम इंजेक्शन देते हैं, सुबह शाम एक एक इंजेक्शन आप घर पे लगवा ले या घर के आसपास कोई भी डॉक्टर के पास लगवा सकते हैं। तो थोड़ा उससे बेटर लगने लगा, इंजेक्शन लगने लगा। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि इंजेक्शन का डोज डबल हो गया, क्योंकि छोटे थे तो उतना पेन बॉडी रेसिस्ट नहीं कर पाता था। और वाकई में चलने में परेशानी, सोने में तकलीफ, बैठने में तकलीफ, हर चीज में तकलीफ होती थी। तो धीरे धीरे ये हुआ कि फिर इंजेक्शन का डोज डबल हुआ। पहले एक वॉल लगने लगा, फिर दो वॉल लगने लगा। ऐसा करते करते फिर वो टाइम निकला। उसके बाद फिर धीरे से उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरा कॉलेज लाइफ शुरू हुआ 11th-12th के बाद। फिर कॉलेज लाइफ में ऐसा हुआ कि फर्स्ट ईयर तो निकल गया जैसे तैसे। फिर सेकेंड ईयर में मुझे सीवियर क्राइसिस हुआ था। तब मेरे फादर भी उसी वक्त गुजरे थे। तो उस टाइम मुझे काफी ज्यादा सीरियस कंडीशन हो गया था। तब बहुत ज्यादा जॉन्डिस हुआ था, क्राइसिस हुआ था। और स्प्लीन काफी ज्यादा स्वेल्ड था, लिवर में स्वेलिंग था, इन्फ्लेमेशन था, और एवियन तो साथ में था ही। तो वो वक्त था जो काफी कठिन था मेरे लिए, सेकेंड ईयर का जो था। फिर उस टाइम पे मैं एडमिट हुई, 1 महीने में हॉस्पिटलाइज्ड थी। उसके बाद फिर उस डॉक्टर ने मुझे एक उसी दौरान हेमेटोलॉजिस्ट रायपुर में पहली बार आए थे। तब मुझे पता चला कि हेमेटोलॉजिस्ट करके कोई डॉक्टर होते हैं जो सिकल सेल डिजीज के एक्सपर्ट होते हैं और जो सिकल सेल को ट्रीट करते हैं। तो मैं उनके पास गई। तो फिर उन्होंने मुझे हाइड्रोक्सी यूरिया प्रिस्क्राइब की, जो कि आज के डेट पे एक बहुत रामबाण इलाज, हम जिसको मानते हैं सिकल सेल डिजीज का एकमात्र रामबाण इलाज है हाइड्रोक्सी यूरिया। तो तब से मेरी हाइड्रोक्सी यूरिया अभी कंटिन्यू है। और लाइफ में प्रॉब्लम्स कम हुए। पेन किलर्स लेना होता है बट बहुत रेयर केसेस में, बहुत कम हो गया वो सब भी। इंजेक्शन्स भी अगर लेना है तो काफी कम लेना होता है। अब पहले जैसा पेन ठीक रहने लगा है जब से हाइड्रोक्सी यूरिया लेने लगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो गई। तो ऐसे करके फिर वो चला। उसके बाद मुझे उसी दौरान ये भी समझ में आया कि मेरे एक पैर की वजह से मैं दूसरे करवट में ज्यादा सोने लगी। तो फिर पता चला कि दूसरे पैर में भी सेम प्रॉब्लम हो गया है। तो अभी ऐसा हो गया है कि एक पैर में ज्यादा प्रॉब्लम है, एक पैर में कम प्रॉब्लम है। तो अभी लाइफ ऐसे गुजर रही है। फिर ये सारे इश्यूज के साथ मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की। मैंने, जैसे कि मैम ने बताया, मैंने बीकॉम किया, फिर एमकॉम किया, देन फिर मास्टर्स बाहर से, अभी मुंबई से मेरा मास्टर्स चल रहा है, और एक मैंने वहाँ से पीजी डिप्लोमा किया टेस्ट से। तो ऐसा मतलब मेरी पढ़ाई भी चली रही थी, साथ ही साथ मैं बैंकिंग के भी प्रिपरेशंस कर रही थी। उसके साथ ही मेरा ऐसा था कि मैं जॉब भी कर रही थी साइड बाय साइड। तो काफी कुछ लाइफ में एक्सप्लोर कर रही थी। अ, और जैसे कि मैं बचपन से 10th क्लास में थी तब से मेरा सपना था कि मैं सीए जरूर बनूं। तो वो चीज़ मेरा, मेरे फादर के जाने के बाद मैंने वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। बट काफी कुछ कर लिया उसके अलावा भी। तो ऐसा सब रहा मेरा। और अभी
सिकल सेल को मैं अपनी पूरी पहचान तो नहीं बताती, बट हाँ कहीं ना कहीं सिकल सेल के वजह से आज जो मेरी पर्सनालिटी में चेंज है वो कहीं ना कहीं सिकल सेल की वजह से है। और टेस्ट से जो मुझे सीखने को मिला उसके वजह से आज जैसे मैं ओपनली बोल पा रही हूँ एक फोरम पे सिकल सेल के बारे में, ऐसा पहले कभी नहीं बोल पाती थी। पहले मैं कतराती थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। स्टिग्मा तो समाज में आज भी है, पहले भी था, और पता नहीं वो कब तक रहेगा। तो अभी हम मेरी ऑर्गेनाइजेशन है सिकल सेल पे। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगी कि मैं 2019 से सिकल सेल पे काम कर रही हूँ। 2019 से मैं नेस्को की फाउंडर मेंबर रही हूँ, एग्जीक्यूटिव मेंबर रही हूँ। नेस्को नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जो कि मल्टीपल स्टेट्स में काम कर रही है और सिकल सेल वॉरियर्स के हित में काम करती है। और इसके साथ साथ हमने छत्तीसगढ़ में सिकल सेल फाउंडेशन छत्तीसगढ़ एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसकी मैं वाइस प्रेसिडेंट थी, फाउंडर मेंबर थी। और अभी रिसेंटली हम मैं सिकल केयर फाउंडेशन की फाउंडर और डायरेक्टर दोनों हूँ। और इसके अलावा मैं बाय प्रोफेशन तो स्वच्छ भारत मिशन कंसल्टेंट भी हूँ। जैसे कि मैम ने बताया था कि मैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए एज अ कंसल्टेंट काम करती हूँ। कॉरपोरेशन में जैसे कि आपने सुना होगा कभी कि इंदौर नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे सूरत है। तो ये सारा काम हम उसमें करते हैं स्वच्छ भारत मिशन के अंदर। और इसके अलावा अभी मैं और मेरी टीम मैं एज अ मेंटोर काम कर रही हूँ संगवारी के साथ। संगवारी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काफी सारे डिजीजेस के लिए काम करते हैं। और फिलहाल वो सिकल पे एक उनका एक विंग है जो सिकल पे काम करता है थोरोली। तो उसके अंडर मैं अभी उनके साथ काम कर रही हूँ एज अ मेंटोर फॉर। हमारी एक एडवाइजरी टीम है, उस टीम के कुछ मेंबर्स भी मुझे दिख रहे हैं आज की मीटिंग में। तो मैं उनका वेलकम करना चाहूंगी कि थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और यहाँ पे मेरा साहस बढ़ाने के लिए आपकी ज़रूरत बहुत थी। तो मैं इनको मेंटोर करती हूँ कि हम कैसे ग्राउंड लेवल से उठ के स्टेट लेवल एंड देन हम नेशनल लेवल पे कैसे कोई चेंजेस लाएं। और सिकल सेल एलिमिनेशन मिशन जो कि श्री प्राइम मिनिस्टर जी ने नरेंद्र मोदी जी ने हमारा लॉन्च किया था 2023 में। तो उसके लिए हम आगे कैसे काम करें कि हम 2047 तक न्यू बर्थ रोक दें, और जो है सिकल सेल डिजीज के पेशेंट हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकें। तो ये मैं उनके साथ काम करती हूँ। मेरी टीम है, सिकल केयर फाउंडेशन की टीम है जो कि हम सिकल सेल पेशेंट्स के लिए काम करते हैं। तो हम 24 घंटे 7 दिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं अवेलेबल रहते हैं। किसी को ब्लड की नीड हो, किसी को इमरजेंसी नीड हो, किसी को काउंसलिंग की नीड हो, या अलाइन करने के लिए अगर डॉक्टर पेशेंट नहीं मिल पा रहे हैं तो हम वो भी अलाइन करके उनको देते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा परिचय। मैम, जैसे कि आपकी जर्नी बहुत ही पेनफुल है। तो जैसे आपने कहा कि ये डिटेक्शन बहुत देर से हुआ, तो कितने साल लग गए आपका ये डिटेक्ट होने में कि एक्चुअली आपका प्रॉब्लम सिकल सेल का है? सर उस टाइम पे ऐसा था कि यहाँ पे वो टेस्टिंग की सुविधाएं नहीं थी। ओके। ये मैं बात कर रही हूँ 2000 सन की। तो उस टाइम पे सुविधा नहीं थी, तो मेरा जो सैंपल था वो मुझे फीवर हुआ था, पेन हुआ था, तो उन्होंने उस बेसिस पे मेरे अदर अदर टेस्ट करवाए थे, बट सारे टेस्ट नेगेटिव थे। देन फिर मेरा एक सैंपल था जो कि जेनेटिक टेस्टिंग के लिए मुंबई भेजा गया था। तो वहां पे गया जब सैंपल, तो वहां से रिपोर्ट आया, तो उस दौरान मुझे पता चला कि ये सिकल सेल है। ओके। एट व्हाट एज? सर तब मैं थी अराउंड 9 साल की, 8.5 9 साल की। ओके। तो मैम अभी जैसे कि इस टेक्नोलॉजी में और प्रोसेस में बहुत चेंजेस हुए हैं क्या, ताकि जल्दी ये डिटेक्शन हो सके किसी को इतना तकलीफ होने के पहले? तो इसमें कुछ अभी सुधार आया है क्या?
अगर हम छत्तीसगढ़ को देखें सर, तो यहाँ पे प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है। ये हम सेंट्रल पार्ट ऑफ द, ये सेंट्रल बेल्ट जो हमारा पड़ता है, महाराष्ट्र टच करते हुए छत्तीसगढ़ ऐसा, एमपी, तो ये छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है सिकल सेल डिजीज। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि पॉपुलेशन वाइज, तो छत्तीसगढ़ का ओवरऑल पॉपुलेशन का 1% है जो सिकल सेल से ग्रसित है, चाहे वो कैरियर हो और ट्रेड दोनों को मिला के। तो ये अगर आप टोटल पॉपुलेशन को काउंट करें तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है। बट ऑन पेपर अभी हमारे पास ऐसा है कि ऑन पेपर ये कभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि हमारे पास कितने पेशेंट्स हैं। बट नॉर्मली अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो ये बोला जाता है कि हमारे पास 30,000 टू 1 लाख पेशेंट्स होंगे ऐसे। और टेक्नोलॉजी अगर देखें तो काफी कुछ चेंज हुआ है। और यहाँ पे 2013 में सिकल सेल संस्थान बना था। सिकल सेल संस्थान एक फैसिलिटी हब है सिकल सेल के लिए, जो कि इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं, और एक टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग भी था वहाँ पे। बट फिर काउंसलिंग हट गया था, देन सिर्फ मेडिकेशन एंड टेस्टिंग अवेलेबल था। तो उस टाइम पे ऐसा था कि सर कोई भी अगर किसी को डाउट है तो डॉक्टर्स उनको प्रिस्क्राइब करते थे कि आप वहाँ जाके फ्री में करवा सकते हो, या तो अगर किसी को प्राइवेट में प्रिस्क्राइब करते थे तो प्राइवेट में फिर हाई कॉस्ट दे के करना होता था। तो ये फ्री वाली सुविधा आज भी जारी है। आज भी अगर कोई भी उस संस्थान में जाते हैं, जो कि रायपुर में ही सिचुएटेड है, रायपुर छत्तीसगढ़ का कैपिटल है, तो यहाँ पे वो सुविधा उपलब्ध है। और अभी लगभग सभी जगह के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी हमारे स्टेट में इलेक्ट्रोफोरेसिस नामक या एचपीएलसी नामक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। अगर वहाँ नहीं होती तो हम अपर लेवल पे रेफर करते हैं। मैं आपके पूरे जर्नी में व्हाट इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट इन योर लाइफ? हैप्पीएस्ट मोमेंट, फिर जैसे कि मैंने बताया कि मैं लाइक, पहले ऐसा था कि मैं खुद का अगर सोचती हूँ कि मेरी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई है, तो कहीं ना कहीं मैं सोशल वर्क में आके, और कहीं ना कहीं मैं टिस में जो गई हूँ, और वो जर्नी मेरे लिए काफी कुछ बहुत अच्छा था। कि मैंने वहाँ पे सीखा कि आप तो दूसरों का दर्द कैसे समझ सकते हो, आप उस पे कैसे काम कर सकते हो, खुद को देखते हुए दूसरों का दुख समझते हुए। वो सोशल वर्क का जो नींव होता है, आई थिंक मुझे वो अंडरस्टैंड करना और कास्ट क्रीड से ऊपर उठ के जो काम करने का था, मुझे उससे बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं उसके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ और थैंकफुल हूँ और ग्रेटफुल हूँ। मैम, इसके बहुत ही अपोजिट एक पूछना चाहूंगा, व्हाट इज द वर्स्ट मोमेंट इन योर लाइफ, पेनफुल मोमेंट, आइदर इट्स अ फिजिकल, मेंटल और बाय हार्ट, ऐसा कुछ मोमेंट्स हो गए तो उसके बारे में। हाँ सर, फर्स्ट मोमेंट तो मैं यही कहूँगी कि अ, कभी भी ऐसा होता है कि आप अपना तो दे ही रहे हैं 100%, बट फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आप अवेलेबल नहीं होते हो, और उस दौरान अगर कोई वॉरियर की जान जा रही है, तो मैं सोचती हूँ कि आज के डेट में भी वो वर्स्ट मोमेंट है, और ये हम बहुत फ्रीक्वेंटली फेस कर रहे हैं। जैसे कि कोई अपने टीम का मेंबर हो गया, जैसे कि टीम के मेंबर के कोई दूर के पहचान के हो गए, या जिनको हम जानते हैं और जो हमें जानते हैं, उनका जाना बहुत ज्यादा दुखदाई था। मैम, आपके पूरे लाइफ जर्नी में एक दो बड़े काम आपने हाथ में लिए। वन इज अबाउट द स्वच्छ भारत एंड सेकंड वन इज अबाउट द सिकल से। तो ऐसे कहते हैं कि कोई भी दिया जलाने के लिए एक स्पार्क की जरूरत होती है। तो ये दो चीजें आपके लाइफ में आने के लिए ऐसा कौन सा स्पार्क मिला कि यू चूज दिस फील्ड टू सर्व द सोसाइटी? तो ये जर्नी तो 2018 से शुरू हुई थी। ये जो आप बता रहे हैं स्पार्क के बारे में, ये 2018 से मैं, नोमेश भैया एक थे हमारे यहीं के, एक भैया थे,
जिनके साथ हमने सोचा था कि हम सिकल पे काम करेंगे। तो फिर वो काफी ज्यादा एक्टिव थे। और उस टाइम पे ऐसा था कि मुझे भी सोशल स्टिग्मा का काफी डर था। तो हम कुछ भी क्या काम करते थे या कैंपेन करते थे, तो वहां पे कभी भी मैं सिर्फ फोटो क्लिक करती थी, मैं कभी भी फोटो में नहीं आती थी। ये मैंने खुद भी फेस किया था। तो हमेशा से ये चला मेरे साथ। उसके बाद फिर एक वक्त ऐसा आया कि नोमेश भैया पूरा काम देख रहे थे सिकल सेल का छत्तीसगढ़ में। उन्होंने अपने काम से बहुत ज्यादा काम किया। जैसे कि आपकी फाउंडेशन डिसेबिलिटी पे काम करती है, भैया डिसेबिलिटी पे भी बहुत कुछ काम किए, हर तरह की डिसेबिलिटी। और उसके बाद एक ऐसा वक्त आया, 2023 की बात है। भैया कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। बट देन अ, उनकी उन्होंने प्लान किया कि उनका लाइफ एंड करना है। देन फिर उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो तब से लाइक मैं सोचती हूँ कि ऐसा फिर कोई और ना करे। तो हाँ, भैया सैड मोमेंट भी हुआ, बट वो मोमेंट भी, भैया हमारे लिए सबके लिए इंस्पिरेशन है। क्योंकि उनसे काफी लोग प्रभावित हुए हैं, और हम जिन जिन तो बहुत ज्यादा क्लोज थे, अ, भैया ही थे आवर इंस्पिरेशन एंड आवर स्पार्क। Okay, and what about Swachh Bharat mission and sanitation work? हाँ सर, सैनिटेशन का ऐसा रहा कि जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट पे, एनवायरनमेंट को लेके मैं शुरू से ही, चाइल्डहुड से मेरा एनवायरनमेंट को लेके काफी ज्यादा मैं कनेक्ट कर पाती थी खुद को कि पेड़ लगाना है। ये बचपन से ही था मुझे। स्कूल टाइम पे भी हम काफी कैंप्स किए, मैं एनएसएस तक में पार्टिसिपेट करती थी। 12th तक मैंने किया एनएसएस कैंप्स वगैरह भी गई। हाँ, पेड़ पौधे, कचरा साफ सफाई, ये सब बचपन से, मतलब स्कूल टाइम से चल रहा था। देन फिर यहाँ पे ऐसा कुछ एजुकेशन पे डिग्री नहीं अवेलेबल थी। बट देन जब मुझे पता चला कि टिस में ये वॉश की डिग्री है, जिससे हम एनवायरनमेंट पे स्टडी कर सकते हैं, या फिर वॉश को समझे तो वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, तो मुझे ये कोर्स काफी ज्यादा प्रभावित किया। एंड मैंने फिर ये कोर्स का चयन किया। तो उसके बाद से मैंने सैनिटेशन पे भी काम किया, मैंने वाटर पे भी काम किया, और हाइजीन पे तो अभी भी चल ही रहा है मेरा ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ काम। और हेल्थ पे शुरू से है कि मुझे समाज सेवा करना है, तो अभी मैं हेल्थ पे भी इन्वॉल्व हूँ। और मैम, आपके पूरा जर्नी सुन के ऐसे एक मन में सवाल आता है कि अगर किसी को प्रेरणा लेके, इंस्पिरेशन लेके एक नेहा बनना है, कि इतना स्ट्रगल होने के बाद, इतने चैलेंजेस होने के बाद भी खुद को इतना सीध करते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि हाउ टू बियॉन्ड these ऑब्स्टेकल्स एंड ऑल द डिसीज लाइक सिकल सेल, इसके परे जाकर हमें खुद को सिद्ध कैसे करना है, इसके लिए आपको आपका रेप्लिकेशन कैसे हो समाज में, इसके बारे में हो। सबसे पहले तो सभी की, मेरी ही लाइफ जर्नी ऐसा नहीं था, मेरे अलावा भी काफी लोग हैं, सबकी लाइफ जर्नी अलग अलग है, सबके स्ट्रगल्स काफी बड़े हैं। मैंने जितने देखे, सभी को जिनसे भी मैं मिलती हूँ, मैं एक एक लोगों से इंस्पायर होती हूँ। एक एक की स्टोरी मुझे टच करती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, अगर हमको अपनी लाइफ में स्पार्क ढूंढना है और हमको काम करना है, तो सबसे बड़ी आत्मविश्वास हमको इसी से आनी चाहिए कि हमको जो इशू है, वो प्रॉब्लम आगे चल के किसी को ना हो, हम ये पर्पस लेके लाइफ में काम करें। और ये पर्पस को लेते हुए आप खुद से बड़ा एग्जाम्पल और कोई नहीं है। तो अगर ये काम को, अगर नॉर्मल पर्सन लेके काम करता है, तो वो अलग ही रिफ्लेक्ट करेगा। और अगर एक डिजीज पर्सन काम करता है, तो वो अलग ही रिफ्लेक्ट करेगा। कि आप खुद को समझ रहे हो, आप इस प्रॉब्लम को पूरा अंडरस्टैंड कर रहे हो, और फिर आप उसके लिए काम कर रहे हो कि वो आगे किसी को ना हो। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपका डिजीज है जो आपको स्ट्रांग एक वॉरियर बनाता है, और हम उसी पथ पे आगे चल सकते हैं। और दूसरी मैं ये कहना चाहूंगी कि एजुकेशन
लोग ना रोके। कई बार ऐसा होता है, कई ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, एग्जाम नहीं दिला पाते हैं, एग्जाम के दौरान क्राइसिस बहुत कॉमन है। तो दूसरा यही मेरा सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा कि एजुकेशन कभी भी रुकना नहीं चाहिए। भले 3 साल लगे या 4 साल लगे, कितना भी टाइम लगे, आप उसको दिलाते रहो, उसको छोड़ो मत। बहुत ही बढ़िया मैम, आपका जर्नी बहुत ही इंस्पायरेशन है सभी के लिए और मोटिवेशन है। मैं सबसे पहले हमारे सीनियर मेंटर भावना ताई उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बात रखे, फिर हम सभी के लिए मंच खुला करेंगे। भावना ताई। भावना ताई। आ, भांसे सर, तब तक आप बात कीजिए। हाँ, एक हाँ। मिनट है, बोलिए। ओहो। हाँ, बोलिएगा। हाँ बोलिए। हाँ। नेहा मैम, आपका सब लाइव जर्नी सुना, और वो देखकर ऐसे महसूस हुआ कि बहुत ही वेदनादायक आपका प्रवास था। और फिर भी आपने अपने मास्टर्स तक अपना पढ़ाई भी पूरा किया, और आगे भी बढ़ रही हो, तो ये बहुत ही गर्व की बात है आपके लिए, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए, और जो भी सिकल सेल से पीड़ित है उन सबके लिए। आप एक प्रेरणा बन गई हो। तो बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही आगे आपकी आगे की जर्नी भी बहुत अच्छी हो, और आपको कोई भी कुछ तकलीफ ज्यादा ना हो, और तकलीफें आई भी तो वो उनको फेस करने की ताकत आपकी ऐसी ही बनी रहे। बहुत थैंक यू सो बहुत। मच मैम। थैंक यू भावना ताई। अशोक भांसे सर। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। सर सर, सभी सभी को आपको नमस्कार। तो मैडम, आपको ये जो सिकल सेल होने के हो गई, तो आपके घर से सपोर्ट कैसा मिला? और दूसरी बात, ये बादल वगैरह मौसम रहता है, तो उसमें आपको तकलीफ कैसे होती है, उसके बारे में बताइए। सर सबसे पहले तो पहले ऐसा था कि अवेयरनेस काफी कम होता था। तो घर वाले भी उतना नहीं समझते थे कि सिकल सेल एक्चुअल में कैसे बॉडी में ये सब प्रवाह को रोकता है। बस इतना ही पता था कि सिकल शेप बन जाता है सेल में, और वो कहीं पे भी जॉइंट पे फंस रहा है तो फिर पेन हो रहा है, बस इतना ही पता था। तो फिर सर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे लाइक हम खुद बड़े हुए और चीजों को एनालाइज करने लगे। तो डॉक्टर्स का फिर ये बताना होता था कि आप ज्यादा एक्सर्शन लेंगे, ज्यादा थकेंगे, या ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, या पानी कम पिएंगे। तो ये जो डॉक्टर्स की तरफ से जो सपोर्ट मिला, जैसे कि पूरी फैमिली डॉक्टर्स थे मेरे, उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनका सपोर्ट जब रहा फैमिली के साथ, तो मेरी फैमिली भी मेरे सपोर्ट में काफी स्ट्रांगली आगे आए। और आज के डेट में मैं वही बता रही हूँ कि जो स्टिग्मा वाला जो सेक्शन था वो अ, मैंने खुद अपने घर से इसको ब्रेक करते हुए आज के डेट में मैं काम कर रही हूँ। नहीं तो सिकल सेल सुनते ही नेहा दूर दूर तक नहीं थी, और डिसेबिलिटी सुन के तो नेहा थी ही नहीं। बट देन आज के डेट में मैं काम कर रही हूँ। एवरी मतलब मैं अपना सभी डेडिकेशन कहीं ना कहीं नोमेश भैया को डेडिकेट करती हूँ। आज मैं जो भी हूँ उनके वजह से। दूसरा सवाल मैडम ये था, क्या ये बादल मौसम और बारिश वगैरह आती है, तो उसका आपके सिकल सेल पे कोई असर पड़ता है क्या? हाँ, मौसम की वजह से सर प्रॉब्लम होते हैं, बट अगर आप साफ साफ पानी कंज्यूम कर रहे हो, या बारिश में भीग नहीं रहे हो, और खुद की बॉडी को अगर ठंड के टाइम पे, जैसे कि मौसम ठंडा होता है तो फर्श ठंडे होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को ठंड से बचा रहे हो, तो ये काफी हेल्प करता है सर अपनी तबीयत को स्वच्छ रखने में और तबीयत ना बिगड़ने में। तीसरा एक सवाल था छोटा सा, का ये आपको जो जो भी बीमारी चलती चलती है, और आपने इतना सारा मेडिसिन लिया है, यानी बहुत, मैंने मैंने तो अभी आपकी पूरी जर्नी सुना हूँ, तो ये मेडिसिन का कोई आपके कुछ प्रभाव हुआ क्या?
कि साइड इफेक्ट्स अ, वगैरह जिसको बोलते हैं? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं रहा। साइड इफेक्ट वैसा तो कुछ नहीं था, नहीं। मतलब ऐसे ऑर्गन का कोई प्रॉब्लम होना या स्वेलिंग होना स्टमक, ये सब कुछ नहीं हुआ मुझे मेडिसिन मेडिसिन की वजह से। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम आया कि मैंने खुद से ही समझना शुरू किया कि अभी बस बहुत हो गया। तो अभी अ, अगर मुझे 2 टैबलेट लेना है तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक टैबलेट में काम चला सकूं। इस टाइप का मैंने खुद से ही प्रैक्टिस शुरू किया कि मुझे पेन किलर अगर 1000 mg लेना है तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं 500 mg में ठीक होने का कोशिश करूँ। इस टाइप का मैंने किया। तो मैंने खुद से भी मेडिसिन कम की है अपनी। और विल पावर मैं कहूँगी कि तबीयत खराब होती है तो विल पावर हम बहुत जल्दी लूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको विल स्ट्रांग रखनी पड़ती है। जैसे कि हमने लास्ट सुना था, ललित सर ने अपनी जर्नी जब शेयर की थी, उन्होंने आई मीन 20 पे जाके भी वो गिव अप कर रहे थे। बट देन उनका विल पावर ही था, जब वो डीप ब्रीदिंग टेक्निक के थ्रू वो अनकॉन्शियस थे फिर भी उन्होंने ये चीज किया, और वो रिवाइव कर गए बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं यही कहूंगी, हर किसी को सजेस्ट करती हूँ, विल पावर और मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है सभी को। धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर। ललित सर। जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अभी नेहा जी के लिए मतलब मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे राजस्थान में जो चेंजेस थोड़े आए, और मैं भी जैसे बाहर निकल के आया, तो फर्स्ट टाइम मैं इनसे ही मिला था। वो भी वही कोविड के बेड के बाद, जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे वर्क करना है। तो हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग एक वॉरियर्स टीम हमारी सिकल सेल के लिए बने, और जहाँ पे भी जिस किसी को सिकल सेल के रिगार्डिंग अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, और उनकी चाहे वो एडवोकेसी से रिगार्डिंग हो, चाहे उनकी समस्याओं को लेके हो, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मतलब सिर्फ हम हमारे स्टेट में ना, हमारे कंट्री में ना, इवन हम ग्लोबली, कि जो इससे पीड़ित है उसकी हम कुछ हेल्प कर पाए। तो इस दिशा में हम लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं। और जो एडवोकेसी मेरी भी जो रही, वो कहीं ना कहीं नेहा जी से कनेक्ट होने के बाद, और फिर नास्को से जुड़ने के बाद सब कुछ हुआ। तो मतलब हम लोग अभी मिलके काम कर रहे हैं, और अच्छे से हम लोग को करने की कोशिश कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच नेहा थैंक जी यू को सर। भी, और संकल्प फाउंडेशन को भी, कि क्योंकि एक्चुअल में हम लोग इनविजिबल डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, दिखता नहीं है। तो ऐसा लगता है कि नहीं, इनको क्या ही है, पर वो बहुत सी चीजें अंदर ही अंदर हमारी चलती रहती है। और हमारे बहुत से ऐसे वॉरियर हैं जिनको हमें ढूंढना है, तो हम उसी पथ पे अभी चल रहे हैं कि हमें वो लोग जिनको हम ढूंढ ना पाए, अभी तक उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी बॉडी में क्या चल रहा है, उनको ढूंढने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। तो धन्यवाद संकल्प फाउंडेशन को भी, और नेहा जी। थैंक यू। थैंक यू सर। ललित जी, दो चीजें। एक तो आप वेरियर्स करके आप खुद को बताते हो, और दूसरी चीज, मुझे याद है आपके टॉक में आपने कहा था कि जी। ये पेन इतना बड़ा होता है, इतना पेनफुल होता है कि जैसे किसी को जब वो अ, माँ बच्चे को जन्म देती है उससे भी ज्यादा ये दर्द होता है, ऐसे आपने कहा था। तो बहुत बहुत सैल्यूट कि इतना दर्द सहते हुए भी आप हंसते हो, जिंदगी जीते हो। तो सचमुच में आप वैरियर्स हो, सभी सिकल सेल वाले। बहुत बढ़िया। जी, धन्यवाद सर। अ, गोपी साहू जी, मोनिका मैम, मिस्टर श्याम जी।
जिनको भी बात करना है प्लीज अनम्यूट करके बात कीजिएगा। हाँ बोलिए मोनिका मैम। हेलो। हाँ बोलिए मोनिका मैम। हाँ हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ नेहा मैम, मैंने जी आपका, मैम। वैसे तो मैंने सब कुछ पढ़ा था आपके बारे में, पर जब अब आपने आमने सामने जब हम बात करते हैं तो वो एक अलग इम्प्रेशन होता है। सो एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड भी थी और उसे सटक सिर था, बट अनफॉर्चुनेटली उससे नहीं बचा पाए और वो अभी हम सब के बीच नहीं है। सो वो एक्चुअली क्या था कि मैं तो डिसेबल थी, जैसे अभी सर ने बोला कि हमारी डिसेबिलिटी दिखती नहीं है। तो मेरा दर्द तो दिखता था, पर उससे जो प्रॉब्लम था ना, वो इतना पेन में रहती थी कि मैं मतलब महसूस कर सकती थी। वो मेरी फ्रेंड थी तो मैं महसूस कर सकती थी, बट उसे ना 1-2 महीने में खून चढ़ाते थे, तो उससे वो उसका शरीर वैसे भी कमजोर हो गया था। और जब से मैं उससे मिली थी 2-3 साल में ही वो चल बैठी थी। तो वो मुझे आज भी बहुत, मतलब ऐसा लगता है कि काश ये तब सब कुछ होता तो उसे भी एक अच्छी फैसिलिटी मिल सकती थी। जहां से मैं हूँ, मैं एक विलेज एरिया से हूँ, वर्धा जिला नाचन गांव से। तो अभी भी वहां पे उतना कुछ नहीं है। तो जरा सोचिए कि अब से 20 साल पहले क्या हुआ होगा। सो तब तो कुछ भी नहीं था। सो जी इसलिए मैं मैम। जानती हूँ कि आप लोगों का दर्द क्या है, तकलीफ क्या है, वो महसूस कर सकते हैं। तो इसके बावजूद क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में पेन होता है ना, तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं, माइंड ही काम नहीं करता। पर इसके बावजूद आपने इतना एजुकेशन लिया, इतने स्किल आत्मसात किए, और इतना कुछ आपका एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है कि सच में आपने बहुत ही अच्छे से खुद को मेंटेन करा है और सब कुछ बहुत ही अच्छे से संभाला है, खुद को भी और आने वाली हर एक सिचुएशन को भी। सो आई थिंक आई सैल्यूट यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। वेरी नाइस, वेरी, आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी नाइस। थैंक यू। थैंक यू मैम। ये थैंक यू चीज मोनिका मैम। जो मैम कह रहे थे कि हाँ उस जमाने में ना तो कि ना तो अवेयरनेस, ना तो कुछ भी था। तो तब तो लोग यही सोचते थे कि इनको ये प्रॉब्लम है सिकल सेल का, तो उनकी लाइफ स्पैन कम ही होगी और वो थोड़े दिन के बाद नहीं रहेंगे। तो मैं भी जब छोटी थी तब से मुझे जैसे पता चलता था कि किसी को है दूर दराज के परिवार वालों में से, तो वो मैं मेरे भी पूरी जो लाइक एक्सटेंडेड फैमिलीज में जिनको था सिकल सेल, वो सब भी नहीं रहे। बट देन कहीं ना कहीं अपना विल पावर और जैसे टेक्नोलॉजी आई तब तक मैम ने जैसे कहा कि काफी कुछ संभाला, तभी जाके आज अ, हम सब यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे हैं। तो मैं आगे भी सभी को आग्रह करूंगी, अनुग्रह करूंगी कि आज के डेट पे, उस टाइम दवाई उपलब्ध नहीं थी, आज के डेट पे सरकार दवाई उपलब्ध करवा रही है, फ्री में जांच करवा रही है, फ्री में दवाइयाँ दिलवा रही है। तो एटलीस्ट उसका सेवन करें और स्वच्छ रहे, और जितना हो सके एज अ वॉलेंटियर भी हम कहीं ना कहीं सिकल सेल के लिए काम कर सकें। यस मैम। गोपी साहू जी आपने अनम्यूट किया था, आपको कुछ बात करनी है। मिस्टर श्याम जी। वीवो नाम से कौन ज्वाइन है? वन प्लस। आशा राउतकर। दिलीप सर। बाबूजी। जिनको भी बात करना है प्लीज अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। हेलो। अगर अनम्यूट करने में दिक्कत है तो फिर हम आगे जाते हैं। नेहा मैम, बहुत बढ़िया आपका लाइफ जर्नी। और जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि हम जब भी यहाँ पर जो भी महानुभाव आते हैं उनसे हमें एक चीज जरूर सुनने को मिलती है नई। और वो सिर्फ सुनना नहीं तो सीखने को भी हमें भी
और जो भी ये फेसबुक लाइव देखता है या फिर बाद में यूट्यूब पे देखता है, तो उनको जरूर इससे एक मोटिवेशन मिलता है, उनके लाइफ में वो कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें होने लगी है। और जैसे कि आज तक हमें सिकल सेल में इतना डिफिकल्टी रहता है, इतना पेन रहता है, ये सब पता नहीं था। पहली बार ललित जी से सुना, फिर आपसे सुना। तो ये न दिखने वाला इतना सीवियर बीमारी है कि हम लोगों को लगता है कि कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं उनको। लेकिन आप जो दर्द सहते हो और इतना दर्द सहने के बाद भी आपके स्माइल लगातार रहती है, तो हेड्स ऑफ टू यू एंड ऑल द वॉरियर्स लाइक यू, कि जिन्होंने इसके इसके ऊपर हावी होकर अपने आप को सिद्ध किया है कि हम खुद जी सकते हैं। इतना एजुकेशन आपने लिया है। और दूसरी बात कि अलग अलग मैंने आपका जब प्रोफाइल पढ़ा कि अलग अलग जगह पर जाकर आपने जॉब किया है, मतलब एक जगह पर नहीं हो तो वहां पर भी एडजस्ट करना खुद को विद डिसीज, ये बहुत बढ़िया बात है। कि जैसे नॉर्मल लोग भी बाहर जाकर जॉब करते हैं, वैसे आपने खुद को सिद्ध किया है कि व्हाट इज द फील्ड आई चूजन, आई विल गिव 100%। तो बहुत बहुत सैल्यूट मैम आपके सभी एफर्ट्स को। और हमारे पूरे फैमिली के तरफ से संकल्प फाउंडेशन और संवाद सारथी, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और आगे भी आपसे संवाद बढ़ता रहे। और जब भी आपके जैसे वॉरियर्स मिलते हैं हमें, तो हमें इससे प्रेरणा मिलती है। जाते जाते एक छोटा सा मैसेज सभी के लिए, नॉर्मल हो या फिर विद डिसीजेस हो, उन सभी के लिए कि कैसे जीना चाहिए, इसके बारे में आप बताइए। फिर हम एक प्रेयर से आज के इस सत्संग का समापन करेंगे। उसके पहले किसी को अगर बात रखना है तो अनम्यूट करके बात रख सकते हो, नहीं तो फिर हम नेहा जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो, हाँ दिलीप जी बोलिए। हो. हा, एवढं सगळं सहन करून आनंदाने बोलतो. दिलीप जी प्लीज हिंदी में बात कीजिए, उनको समझ में इतना नहीं। सब सहन करके आनंद यानी अच्छे से अच्छे मूड में और बात भी करते हैं और बहुत ही अच्छा प्रवास है आपका. जॉब अदर इधर करना ये भी एक कमाल की बात है. वो संकुल ने कवर ही किया है, लेकिन मेरे को भी बोलना था थोड़ा सा कि जॉब करना एक चैलेंज है और वो चैलेंज आपने सक्सेसफुली निभाया है. आपका अभिनंदन. थैंक यू सर. धन्यवाद दिलीप जी। हाँ, नेहा जी अभी कोई अनम्यूट नहीं कर रहे, तो आपका छोटा सा संदेश, फिर मैं भावनाताई को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रेयर से समापन करेंगे। और आपका फिर से एक बार हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने कीमती समय दिया और आपका लाइफ जर्नी यहाँ पर शेयर की। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच संकल्प फाउंडेशन एंड सर आपका कि आपने इतना कोऑर्डिनेट किया इस मीटिंग के लिए और मुझे बोलने का मौका मिला. कहीं ना कहीं हो सकता है कि जैसे कि मेरे लिए कोई प्रेरणा थे वैसे मैं भी कभी किसी के लिए बन पाऊँ. कोई तो पॉइंट वो मेरा एक इंस्पिरेशन पॉइंट लेके वो आगे बढ़े लाइफ में. वो अच्छे से स्वच्छ जीवन जिए, अच्छा विचार रखें. और जो टेक अवे पॉइंट मैं कहना चाहूंगी चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो डिजीज पर्सन हो. सबसे पहले तो सिकल सेल एक जेनेटिक बीमारी है. सिकल सेल की तरह और भी जेनेटिक बीमारियां हैं. तो शादी से पहले इसका जांच जरूर होना चाहिए. मैंडेटरी हो सकता है बट मैंडेटरी नहीं है. तो कहीं ना कहीं हम पढ़े लिखे लोग हैं तो शादी से पहले एक बार जांच जरूर करवा ले कि ताकि दो ट्रेट वाले शादी कर रहे हैं तो बेबी को डिजीज होने का चांस 50% बढ़ जाता है. तो इसके लिए प्री मैरिज काउंसलिंग होना चाहिए, जेनेटिक काउंसलिंग होना चाहिए, जब बेबी आने वाला है सबकी काउंसलिंग होनी चाहिए. और इसके अलावा मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग होनी चाहिए. इसी तरीके से हम प्रोफेशनली भी काउंसलिंग होनी चाहिए.
तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीजों के लिए हमसे भी जुड़ सकते हो, और आपके स्टेट में जो भी कोई काम करते होंगे, चाहे वो महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, एमपी हो, या गुजरात हो, तो हम एक दूसरे से भी कनेक्टेड रहते हैं। तो हम एक दूसरे के साथ, जैसे कि जिसको जिस स्टेट में नीड है, हम उस स्टेट पे सबकी नीड फुलफिल करवा पाए, हम ये भी काम कर सकते हैं हम मिलके। और सिकल सेल को बिल्कुल सिकल सेल के नए बच्चे ना आए, और इसकी ओर हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पेनफुल डिजीज है। हम तो ये सोचते हैं कि दुश्मन को भी ये ना हो। तो हमारा हंसता खेलता परिवार हो, सुखी जीवन हो। थैंक यू सर। थैंक यू नेहा मैम। भावना ताई, एक प्रेयर से हम समापन करेंगे। धन्यवाद विशाल. प्रार्थनेने सांगता करूया. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. धन्यवाद. शुभ रात्रि. धन्यवाद सभी को। और हम अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं और एक महानुभाव से उनका जीवन परिचय सुन के प्रेरणा लेते हैं। तब तक हम रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।